में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एडुटेरिया के बिहार समसामयिकी सीरीज़ के आज हम लोग दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? तो वह आपको उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, उसने प्रदान किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो दानापुर छावनी में जो 25 जुलाई को भारतीय सैनिक 1857 का जो विद्रोह होता है और यहाँ से आपको आरा की तरफ वो रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ 25 जुलाई 1857 को दानापुर के छावनी में ये विद्रोह होता है। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो आपको पता है कि सारण डिस्ट्रिक्ट में नंगा हड़ताल हुआ था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, प्रांतीय सरकार का जो प्रधान होता है, जो बिहार में सरकार हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कौन नियुक्त किए गए थे? तो उस समय मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रधानमंत्री बने थे। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद यूनुस तथा मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह का जो है बिहार में सर्वप्रथम बने थे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में जो है ना, आपको जो सोशलिस्ट पार्टी है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ बात किया जा रहा है। तो यहाँ याद रखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो 1934 में गठन किया गया उसके जो अध्यक्ष थे वह आचार्य नरेंद्र देव थे। यहाँ हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ, तो वह 1874 में प्रकाशित बिहार बंधु आपको है। 1857 में क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो उस समय विलियम टेलर था, इसने आपको पीरली को फांसी दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो आपको पता है कि बिहार के चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो यहाँ हो जाएंगे चंपारण। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह आपको पता है कि जो पहला बिहार में पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह पटना में हुआ और यह आर एन मधोलकर के द्वारा यहाँ पे आपको और बड़ा मैं कर देता हूँ। तो ये हो जाएंगे आपको आर एन मधोलकर के द्वारा यह किया जाता है। अब कह रहा है कि बिहार जो प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो 1908 में हुआ वह कहाँ किया गया था? तो वह पटना में हुआ था। और इस डेट भी याद रखेंगे कि जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन है वह 1908 में पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण के समय पाल वंश के शासक कौन थे? तो यह इंद्रधूमन पाल थे। तो ये भी आपको याद होगा। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार का अधिकार हिस्सा किया था? तो हिसामुद्दीन ऐबक था उस समय, और इसी को हरा के उसके बाद मलिक जानी को यह यहाँ का जो प्रशासक नियुक्त करता है। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो यह दाऊद खां करारानी था, जिसको अकबर के साथ इसका युद्ध होता है। उसके बाद आपको अफगान शासन का अंत हो जाता है। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा में विभक्त था? तो आईने अकबरी के अनुसार जो है बिहार 7 सूबों में विभक्त था। 7 सूबों में विभक्त था, इसको हम लोग याद रखेंगे कि जो आईने अकबरी में चर्चा थे अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, उसमें बिहार के 7 आपको सूबों में इसका विभक्त का चर्चा मिलता है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया? तो ये 6 फरवरी 1921 को आपको गांधी जी के द्वारा किया जाता है और जिसके अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह दोनों याद रखना है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन का डेट जो है वह 6 फरवरी 1921 को होता है। बिहार में विदेह राज्य, देखिए विदेह राज्य का चर्चा पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी सबसे पहले चर्चा मिलती है। भारत में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित हैं? तो ये आपको पता होगा कि 3 जो महाजनपद हैं वह बिहार में स्थित हैं। तो ये भी आपको पता है। अंग हो गया, लिच्छवी गणराज्य हो गया तथा आपको मगध हो गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके शासनकाल में होता है? तो बिहार में जो मगध का होता है वह बिंबिसार के समय इसको देखने को मिलता है। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो पन्न के नाम से जाना जाता है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रों पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में जो यवनों का आक्रमण होता है बिहार में, तो वह पुष्यमित्र शुंग उस समय उसका शासक था बिहार का। तो ये आपको याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल है, आपको पता है धर्मपाल के द्वारा। और उदंतपुरी आपको गोपाल के द्वारा किया जाता है। तथा नालंदा विश्वविद्यालय का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कहाँ किसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1198 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको याद होगा। सॉरी, मैं एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया, लेकिन ठीक है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण आपको पता है 1198 में किस क्षेत्र पे होता है? तो यह आपको उदंतपुरी के क्षेत्र में होता है। बिहार के दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन सर्वप्रथम 1225 में आपको इल्तुतमिश करता है। कह रहा है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना फिर स्थानांतरित करता है? तो वह शेरशाह था। जब शेरशाह दिल्ली का शासक बनता है तब वह इसका राजधानी परिवर्तित कर देता है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया था? तो छात्रों के नेता आपको राजेंद्र बाबू थे। तो इनको याद रखना है कि बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है आपको पता है कि चावल है, गेहूं है तथा मक्का है। तो याद रखेंगे कि बिहार के जो मुख्य खाद्यान्न का फसल है वह आपको चावल, गेहूं और मक्का है।
घोघा झील बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ये भी आपको याद होगा कि इसको भी हम लोगों ने देख चुके हैं। तो यह आपको कटिहार में देखने को मिलता है। तो घोघा झील आपको कहाँ से कटिहार में मिलता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, जिसे माना जाता है कि यहाँ से नहाने पर आपके सारे कर्मों का नाश हो जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 है। आपको बहुत बार इसको हम लोग याद किए हैं, तो याद रखना है कि 94,163 बिहार के कुल क्षेत्रफल है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य पर्वत पाए जाते हैं? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको जो विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत की जो चट्टानें हैं वो देखने को मिलेंगी। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता अधिक होती है? तो कांप या कटसारी मिट्टी किसको कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग काप मिट्टी भी कहते हैं। बिहार में लौटता मानसून आरंभ कब होता है? तो अक्टूबर के समय आपको देखने को मिलता है कि बिहार के जो मानसून लौटता है वो अक्टूबर के समय लौटता है। बिहार में नारायणी नदी या सदानीरा नदी, तो नारायणी नदी इसको नेपाल में जाना जाता है तथा सदानीरा वैदिक काल में इसको सदानीरा नदी जाना जाता था। तो यह नदी कौन सी है? गंडक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बिहार में जो सर्वाधिक क्षेत्र में फसल जो बोई जाती है वह चावल है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आप सबको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में यह है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 36 नंबर पे, बिहार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे डेट के साथ। 1991 में जो बिहार के प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार वाल्मीकि नगर को राष्ट्रीय उद्यान को जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वह 1991 का वर्ष था। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता आपको देखिएगा, यह मिट्टी जो है आपको बिहार के जो गंगा नदी जो बहती है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं और जो तराई क्षेत्र है उस तराई क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको किशनगंज में भी आपको देखने को मिलेगा तथा सुपौल में भी देखने को मिलेगा और अररिया में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ई ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। त्रिवेणी नहर का निर्माण, जो त्रिवेणी नहर है उसका निर्माण कब किया गया? तो 1904 में। 1904 में आपको अभी एक और डेट याद रखें कि 1904 में ही मढ़ौरा सारण में आपको चीनी मिल का स्थापना होता है। तो ये भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जब चीनी मिल का उद्घाटन हुआ उसी समय त्रिवेणी नहर का भी उद्घाटन किया गया। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो यह रोहतास जिले में पाया जाता है। बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात बिहार का 935 है। इसको याद रखेंगे। जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपको किशनगंज में देखने को मिलता है। बिहार की औसत वर्षा क्या है? तो बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में 101 अनुमंडल है, 38 जिले हैं, 534 आपको क्या है ये आप टाइप करके बताएंगे। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें नहीं थे? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति वास्तविक तो है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन संवैधानिक आपको राज्यपाल को दिया गया है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो जो 38वां जिला 2001 में हमारा नवीनतम जिला जो है अरवल है और इसका निर्माण आपको 2001 में हुआ और यह जहानाबाद जिले को ही तोड़कर और इसके अरवल जिले का निर्माण किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो मैंने पंचायती राज पे पूरा वीडियो आपको बना के दे दिया है। तो याद रखेंगे कि पंचायती राज का गठन का बात जो किया गया है वह आपको बी में किया गया है, क्योंकि पहला सभा बैठेगा फिर उसकी गठन करेंगे। स्ट्रिक से हम लोग याद किए थे। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा हो जाता है? मतलब किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है तो वह राज्यपाल में, और केंद्र में जो आपको अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय वह नित्यानंद आपको कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे। तो बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय कानून की धज्जियां उड़ती है राष्ट्रपति शासन में, तो कानूनगो से इस तरह रिलेट कर सकते हैं। बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? तो ये गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो आपको पता है मुखिया होता है। और किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार जो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। आपको राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे पार्ट को लेकर आएंगे।